यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि अमेरिका का दोस्त बनने से अच्छा है अमेरिका का दुश्मन बन जाओ, क्योंकि समय आने पर अमेरिका अपने अलाइज को भी नहीं बख्शता है। अमेरिका ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है जिसके कारण क्वाइट के अंदर यूनिटी कम होगी? टर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन को भारत की कोर्ट्स में क्या फैसला मिला? चाइना ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J335 के लिए पाकिस्तान के सामने क्या डिमांड्स रखी, जो पाकिस्तान ने डील को कैंसिल कर दिया या रिजेक्ट कर दिया? और मोस्ट एंड इजराइल की गवर्नमेंट ने अब ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट की है जो अब तक बस पाकिस्तान की सरकार ने की थी? एंड इस डिमांड के ऊपर इजराइल और पाकिस्तान दोनों ही देश सेम पेज के ऊपर कैसे आ गए हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टर्की की एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्बी एविएशन के बारे में, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार के बिना किसी प्रायर नोटिस के अचानक से सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की थी। पिछले कल फैसला आ गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार के डिसीजन का समर्थन किया है और गवर्नमेंट के डिसीजन को सही माना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में देश की सुरक्षा को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से ऊपर रखा जाना चाहिए और ऊपर रखा जा सकता है। बाकी राइट्स को एंजॉय करने के लिए हमें सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब किसी एक्शन के पीछे नेशनल सिक्योरिटी के रीजंस मिल जाते हैं तो यह डिसाइड करना कि कोई चीज नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है या फिर नहीं, यह जुडिशरी के रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, यह कोर्ट का फैसला नहीं होगा। सरकार ने सिविल एविएशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो फैसला किया है वह जस्टिफाइड है, यानी कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सेल्फी एविएशन की प्ली को डिसमिस करते हुए यह भी कहा कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के समय एसपीज यानी जासूसी की पॉसिबिलिटी को भी एलिमिनेट करना नेसेसरी हो जाता है और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस को एयरपोर्ट, एयर साइड ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट्स, कार्गो, पैसेंजर इन्फेशन सिस्टम और सिक्योरिटी जोन्स तक काफी गहरी एक्सेस मिलती है। ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक बिना रुकावट के एक्सेस मिलना नेचुरली सिक्योरिटी वाइटिंग को बहुत ही ज्यादा जरूरी बना देता है। स्पेशली ऑन ऑपरेटर्स और उनके फॉरेन कनेक्शंस के लिए यह जरूरत और भी बढ़ जाती है जब देश सिक्योरिटी के एरिया में नए चैलेंजेस को फेस कर रहा हो। और रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी एस्केलेशंस या फिर इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें जियोपॉलिटिक्स का भी मेजर रोल है। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में काफी कुछ बोला है, लेकिन मेन पॉइंट यह है कि टर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन की प्ली दिल्ली हाई कोर्ट में डिसमिस हो गई है, यानी कि रिजेक्ट हो गई है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और देश की जो बाकी कोर्ट्स हैं उनसे भी उम्मीद है कि वह भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाएंगी, क्योंकि सेल्बी एविएशन ने उन सभी स्टेट्स की कोर्ट में एक पिटीशन और प्ली फाइल की है जहां पर उनके ऑन ऑपरेशंस थे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो सेल्फी एविएशन को बैक बक करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल ने भी पाकिस्तान के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए एक बड़ी दरअसल इजराइल की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का फैसला किया है। पिछले कल इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की विजिट के ऊपर थे और यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन लेटर की एक कॉपी भी दी और बताया कि उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन पीस प्राइज कमेटी को ऑलरेडी भेज दी है। इसके साथ ही नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कई सारे कसीदे भी पढ़े और बोला कि आपने कई सारे युद्ध रुकवाए, मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, अब्राहम अकॉर्डर के लिए डेडिकेटेड हैं, इसलिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। 2 देश हो गए हैं एंड अब आगे देखते हैं कि और कितने देश डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। खैर,
आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? हां या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रिसेंटली दलाई लामा का 90वां बर्थडे था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को बधाई देते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की थी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी थी, इसके ऊपर चाइना ने कड़ा विरोध प्रकट किया है। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओलिंग ने कहा है कि फर्टियन दलाई लामा एक पॉलिटिकल एग्जाइल है जो काफी लंबे समय से अलगाववादी की नीतियां और धर्म के नाम के ऊपर शीजैंग रीजन को चाइना से अलग करना चाहता है। भारत को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और इस मुद्दे का इस्तेमाल करके चाइना के अंदरूनी मामलों में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चाइना प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश का विरोध करता है, यानी इनको एक बर्थडे विश करने से भी प्रॉब्लम है, जबकि भारत में लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। हम लोग उनको भी कंसीडर करके एक बधाई संदेश नहीं दे सकते हैं। भारत की पिछली गवर्नमेंट्स तो खैर लाइमा को विश भी नहीं करती थी, लेकिन देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है क्या वह आगे भी चलता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टेररिफ और ट्रेड वॉर को स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वह कुछ कंट्रीज के ऊपर फ्रेश टेररिफ्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जिन्होंने कई दशकों तक अमेरिका को एक्सप्लेट किया। इन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इनके साथ बिजनेस करने में जो अमेरिका को व्यापार घाटा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अमेरिका इनके ऊपर टेररिफ चार्ज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनमें से कुछ कंट्रीज के नामों की भी घोषणा कर दी है और इन सबको एक लेटर भेजा है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अभी तक जिन कंट्रीज का नाम अनाउंस हुआ है वो हैं सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया। अब ये दोनों ही देश अमेरिका के सबसे करीबी देशों में से एक हैं, अमेरिकन अलाइज माने जाते हैं, एंड इस समय यूएस आर्मी के हजारों ट्रूप्स इन दोनों कंट्रीज के अंदर डिप्लॉयड हैं। जापान के साथ तो अमेरिका क्वाइट का भी हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के ऊपर 25% और साउथ कोरिया के ऊपर भी 25% के टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लिस्ट में टोटल 14 देश शामिल हैं, लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत हुई है वो जापान और साउथ कोरिया के साथ हुई है, जो कि अमेरिका के अलाइज हैं। इसके बाद सेंट्रल एशिया से कजाकिस्तान के ऊपर भी 25%, मलेशिया के ऊपर भी 25%, ट्यूनेशिया के ऊपर 25%, ब्रिक्स मेंबर देश साउथ अफ्रीका के ऊपर 30%, बोस्निया के ऊपर 30%, इंडोनेशिया जो कि इसी साल ब्रिक्स का मेंबर बना है उसके ऊपर भी 12%, सर्बिया के ऊपर 35%, एंड हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसने रिसेंटली कॉक्स बाजार रीजन में यूएस आर्मी को बेस तक बनाने की परमिशन दे दी थी, उस बांग्लादेश के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 35% के टैरिफ्स अनाउंस किए। उसके बाद थाईलैंड के ऊपर 33%, कंबोडिया के ऊपर भी 33%, लाओस के ऊपर 40% और भारत के पड़ोस में म्यांमार, जहां पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है, उस पर भी 40% के टैरिफ्स अनाउंस किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह टैरिफ्स 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह टैरिफ्स सेक्टोरियल टैरिफ्स से अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स भी अनाउंस किए थे। अब जो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सभी कंट्रीज को वॉर किया है कि कोई भी देश इस टैरिफ्स का बदला लेने के लिए अमेरिका के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स ना लगाए, क्योंकि अगर कोई देश ऐसा करता है तो वो नंबर उसके ऊपर लगे टैरिफ्स में ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जापान के ऊपर 25% टैरिफ्स लगे हैं। इसके जवाब में अगर जापान भी अमेरिका के ऊपर 25% टैरिफ्स अनाउंस करता है तो जापान के ऊपर 25+% टैरिफ्स लगे हैं। 25 यानी 50% टैरिफ्स लग जाएंगे। अगर जापान अमेरिका के ऊपर 10% टैरिफ्स अनाउंस करता है
तो फिर जापान के ऊपर 25% प्लस 10% यानी 35% टैरिफ्स लग जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह रूल हर एक देश के लिए एप्लीकेबल होगा। भारत की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन अभी कुछ ही घंटे पहले यह स्टेटमेंट दी है कि भारत के साथ ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है और वो ये डील साइन करने के काफी क्लोज आ गए हैं। इसलिए भारत के ऊपर टेररिफ्स नहीं लगेंगे। अब यहां पर पाकिस्तान भी काफी बेनिफिट उठाते दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के ऊपर भी टेररिस्ट अनाउंस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बारे में, और यह भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर्स हैं वो अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट फ्री में दिए थे, लेकिन उनका कंट्रोल आज भी काफी हद तक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ग्राउंड स्टाफ एंड टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके चलते F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के जिन भी एयर बेसिस के ऊपर हैं वहां पर अमेरिका की भी प्रेजेंस होती है और अमेरिका उनको लगातार मॉनिटर करता है। अमेरिका का कंसर्न यह है कि उसके F-16 फाइटर जेट्स का एक्सेस कहीं पर चाइना को ना मिल जाए। पाकिस्तान क्योंकि चाइना के फाइटर जेट्स ओन ऑपरेट करता है, चाइना के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी करता है, इसलिए चाइना के इंजीनियर्स और डिफेंस साइंटिस्ट पाकिस्तान लगातार विजिट करते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है और डर है कि पाकिस्तान F-16 का एक्सेस चाइना को दे सकता है और वहां से चाइना टेक्नोलॉजी चोरी कर सकता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब सेम इसी तरह की डिमांड चाइना ने भी की थी, जिसके कारण पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया है। पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान चाइना से 5th जनरेशन के J-3 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेस कर रहा है, जो पाकिस्तान को 50% के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। डिलीवरी स्टार्ट होनी थी अगस्त महीने से और इसकी पुष्टि पाकिस्तान की एयर फोर्स के चीफ और वाइस एयर चीफ ने भी कर दी थी, लेकिन एंड मोमेंट के ऊपर यह डील अब अचानक से कैंसिल हो गई है और पाकिस्तान का कहना है कि हम चाइना से J-3 फाइटर जेट परचेस नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण सामने आ रहा है चाइना की कुछ ऐसी डिमांड्स जिनको पाकिस्तान ने मारने से इनकार कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना भी अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की मॉनिटरिंग करना चाहता था, सेम जिस तरीके से अमेरिका का ग्राउंड स्टाफ F-16 फाइटर जेट्स को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा है। चाइना चाहता था कि उनके J-35 स्टाइल फाइटर जेट्स पाकिस्तान के जिन भी एयर बेसिस के ऊपर डिप्लॉयड होंगे वहां पर चाइना भी मॉनिटरिंग करेगा। वहां पर चाइना के भी कुछ ट्रूप्स होंगे। चाइना का कहना है कि उसको डर है कि J-35 की सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का एक्सेस अमेरिका को मिल सकता है, इसलिए चाइना भी पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अपनी टेक्निकल टीम्स को डिप्लॉय करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना की इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है। बस यही रीजन है कि J-35 को लेकर रुकावटें पैदा हो रही हैं। इस समय पाकिस्तान वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को नाराज करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहता होगा। पाकिस्तान और अमेरिका काफी क्लोज आ रहे हैं। मे भी कुछ सालों के बाद जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी के पास फंड्स की कमी होगी, इनकी खस्ता हालत हो जाएगी, तब शायद यह पाकिस्तान चाइना की डिमांड को मान ले। वहीं पर भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका की बात करें तो एमका की प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते अभी भी 10 साल लगने वाले हैं। लेकिन अभी एक दिन पहले भारत के डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह सर ने इंटरव्यू में यह कहा है कि शॉर्ट टर्म मेजर के तौर के ऊपर हम अपने फ्रेंडली नेशन से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को परचेज करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। अब जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में सबसे टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के ऊपर होता है और यह डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। दूसरी कंट्रीज के साथ डिफेंस डील्स भी साइन करने और नेगोशिएशंस में डिफेंस सेक्रेटरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और सामने वाले देशों में भी भेजा जाता है। इसलिए डिफेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट के बाद अब यह ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि भारत लिमिटेड नंबर्स में एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट परचेस करेगा। अब यह फ्रेंडली नेशन कौन होगा, यह तो खैर समय बताएगा।
लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका से F-35 परचेस करना चाहिए या फिर रशिया से सुकोई S-57? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे ना रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है